अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। मैं वासिद कुरैशी, नवलगढ़, राजस्थान। आज मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं झुंझुनू की शानदार शख्सियत एमडी चौबदार साहब। एमडी साहब, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। एमडी साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और ना ही किसी परिचय के मोहताज हैं। एमडी साहब, आप बिज़नेस करते हैं, आप व्यापार करते हैं और एक बहुत बड़ा एक फंड चलाते हैं जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। आपके पास में जो भी आता है उसका आप माध्यम बनकर एक समाधान करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपके चैनल पे मुझे आने का मौका मिला और तमाम मेरे झुंझुनू वासियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनकी प्यार, उनका मोहब्बत हमारे साथ जुड़ा रहता है, मेरे पूरे परिवार के साथ। तो जहाँ तक समस्याओं की समाधान की बात है तो मेरे वालिद साहब ने बहुत टाइम झुंझुनू में एक जन सेवा के रूप में अपनी पहचान बनाई और उनके जाने के बाद हम लोगों ने कोशिश की है कि उनके नाम से एक फाउंडेशन हमने बना रखी है, डॉक्टर सलाहुद्दीन चौबदार फाउंडेशन। उसके माध्यम से जितनी हम लोगों से कोशिश होती है, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं, बिरादरी नहीं, कोई धर्म नहीं, किसी भी व्यक्ति की जब झुंझुनू जिले का कोई व्यक्ति हो या पूरे प्रदेश में कहीं का भी व्यक्ति हो, हम लोग कोशिश करते हैं उसकी मदद करें। लेकिन हमारा फोकस हमारे जिले पे ज़्यादा रहता है। तो मैं तो ऊपर वाले की मदद मानता हूँ कि उन्होंने हमें एक ज़रिया बनाया और उस ज़रिए के माध्यम से हम लोगों की सेवा करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने अल्फाजों के ज़रिए से। और मैं तो आपसे ये पूछना चाहूँगा, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि एक बिज़नेसमैन, एक व्यापारी अपने व्यापार के अंदर पूरी तरीके से प्रिपेयर और तैयार है। उसके बाद में अगला कदम उनका जीवन के अंदर चलते-चलते राजनीति के अंदर आ जाता है। पॉलिटिशियन का आप हिस्सा बन जाते हैं। ये जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई? ये सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ, वो बताएँ? 97 में यूथ कांग्रेस से जुड़ा और एक कार्यकर्ता की भूमिका में जो हमसे पार्टी के लिए जो बन पाया वो किया। कभी यूथ कांग्रेस में सेक्रेटरी बना दिया गया, कभी यूथ कांग्रेस में नगर अध्यक्ष बना दिया गया। फिर जब यूथ कांग्रेस से निकल के आए तो फिर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनों में जैसे कभी ओबीसी डिपार्टमेंट में आ गए, कभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आ गए, कभी सेवा दल में आ गए। फिर मेन हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसमें आने का मौका मिला, उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल में प्रदेश सेक्रेटरी बनने का मौका मिला। तो निरंतर पार्टी की सेवा करता रहा। मेरा जो कर्म भूमि है, जो हमारी सबकी या मेरे परिवार की, मेरे वालिद साहब की, वो झुंझुनू रही है और झुंझुनू से ही मैं दावेदारी करता रहा हूँ। 2014 में मैंने राहुल गांधी जी ने एक सिस्टम शुरू किया था प्राइमरीज इलेक्शन का, तो मैंने लोकसभा का टिकट भी झुंझुनू लोकसभा से मांगा और उसके बाद ये मौका मिला मुझे कि 2018 में विधानसभा की टिकट ली जाए और विधानसभा की टिकट भी 2018 में मैंने मांगी। 2023 से पहले पहले मुझे शायद याद है कि लगभग इलेक्शन 23 में था हमारा विधानसभा का और उससे पहले मेरा प्रमोशन कर दिया गया, राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया। माननीय अशोक गहलोत जी का आशीर्वाद रहा, हमारे नेता राहुल गांधी जी का आशीर्वाद रहा, मेरे बड़े करीबी और हमदर्द नेता श्री इमरान प्रताप गढ़ी जी का बड़ा योगदान रहा। सब ने मुझे चेयरमैन की एक जिम्मेदारी सौंपी तो वो मैंने पूरी निभाने की कोशिश की और मेरे कार्यकाल में जितना काम हुआ, आज भी मैं राजस्थान मदरसा बोर्ड का के पद पर हूँ, चेयरमैन के पद पर। और मैंने कोशिश की कि कुछ नवाचार किए जाएं, तो मेरे कार्यकाल में कुछ काम बाकी रह गए, उनका तो दुख जरूर है। बाकी मैंने अच्छी कोशिश की और 2025 में एक ये मौका मिला कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक अल्पसंख्यक विभाग, एक बड़ा डिपार्टमेंट है, उसका मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे नेता राहुल गांधी जी, माननीय अशोक गहलोत साहब, माननीय सचिन पायलट साहब मेरे प्रदेश अध्यक्ष और मेरे आदर्श के रूप में प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे सीएलपी लीडर सचिन टीकाराम जी जूली साहब
और तमाम हमारे बड़े लीडर और मेरे नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी का आशीर्वाद रहा, मुझे जिम्मेदारी मिली और इसको निरंतर निभा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश भी ये कर रहा हूँ कि राजस्थान में मेरे बनने के बाद मैंने एक नवाचार शुरू किया, ये संगठन सर्जन अभियान शुरू किया, जिसमें जिलाध्यक्षों का चयन होना है। पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिलों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी बनाए और बहुत अच्छा फीडबैक आया। पूरे राजस्थान में एक इसका मैसेज गया कि जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में अकेला मुस्लिम समुदाय नहीं आता है, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, तो सभी कम्युनिटियों का इसमें एक भागीदारी हो। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक बड़ा डिपार्टमेंट है, क्योंकि राजस्थान में करीब 17% पॉपुलेशन अकेले अल्पसंख्यक विभाग की, अल्पसंख्यक समुदाय की है। तो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द राजस्थान में सभी करीब 50 जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन होना है, तो 50 जिला अध्यक्ष बनने हैं, पूरी प्रदेश की कमेटी बननी है, जिसमें सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, इस तरह की सब पोस्टें बननी है। उसके अलावा हमारी एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट लीगल विंग है, जिसका हमने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, प्रदेश हम स्टेट इंचार्ज बोलते हैं, एडवोकेट जहीर अहमद साहब को हमने दी, जो बेसिकली कोटा से है, उनकी भी टीम का गठन कर रहे हैं। साथ ही हमारी एक सोशल मीडिया की एक अलग से टीम डेवलप होती है, तो उसका भी एक स्टेट इंचार्ज की प्लानिंग कर रहे हैं, वो बनाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम बनाएंगे। लबोलबाब ये है कि आने वाले चुनाव से पहले राजस्थान में एक बड़ी करीब 20,000 लोगों की टीम अल्पसंख्यक विभाग तैयार करेगा, जो पूरी विधानसभाओं में पूरी कसरत के साथ मेहनत करेगा और वापस 2028 में कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ लौटेगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा सवाल अगला आपसे ये था, जो आपने अभी-अभी अपनी बातों के अंदर वो जवाब देते हुए आपने जवाब भी दे दिया। मेरा सवाल ये था कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो होता है अल्पसंख्यक विभाग, और बहुत से लोगों की मानसिकता ये बनी हुई थी कि उसके अंदर सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी आती है, लेकिन आपने वो जवाब मुझे दे दिया कि उसके अंदर जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सारे लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का आपने 2-3 बार नाम लिया। वो अपनी गज़ल के अंदर, अपने शेर के अंदर कुछ अशार पढ़ते हैं कि ये मेरी कौम के रहनुमा सुने। कौन से रहनुमा को सुनाना चाहते हैं और किस आधार पर सुनाना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस अल्फाजों में? इमरान प्रतापगढ़ी जी एक अच्छे पोइट हैं और राहुल गांधी जी के संपर्क में जब से आए तो उन्होंने उनको एक लोकसभा का टिकट भी दिया मुरादाबाद से। उसके बाद में नेशनल चेयरमैन बनाया, उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा महाराष्ट्र से। और मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में ऐसा एक डायनामिक लीडर कोई दूसरा है। राहुल गांधी जी तो देखो एक हमारे आइकॉन हैं, उनके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जिस आदमी के बारे में सुबह से शाम तक नेगेटिविटी फैलाते हो और वो आदमी कभी रिप्लाई नहीं देता और अपने विजन को और मिशन को लेकर निकला हुआ है, उसके बाद अगर कोई लीडर वहां है तो उसका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी, जी। जिसको लोग लोकसभा में, राज्यसभा में, जनसभाओं में, मीटिंगों में, चुनावी सभाओं में सुनने के लिए जाते हैं लोग, उनको सोशल मीडिया पे सुनते हैं लोग, उनको चैनलों पे देखते हैं, बड़ी तरीके से अपनी बात रखते हैं। और उनका एक दर्द है कि जिस कम्युनिटी की, और मेरा भी नारा है, मैंने उन्हीं से सीखा है कि समाज की बहबूदी जब होगी जब तालीमी बेदारी होगी और सियासत में हिस्सेदारी होगी। जी, जी, जी। तो तालीमी बेदारी के लिए उनकी बड़ी मुहिम है। वो जहाँ भी जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। जी। तो ये बड़ा डिफरेंट वर्क करते हैं वो। अभी पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनको जाने का मौका मिलता है। उनके मिलियंस में उनके फॉलोवर्स हैं। और मैं तो, मुझे जो भी मिलता है तो वो कहता है साहब मैंने इमरान साहब की आज एक नज़म सुनी, इमरान साहब की मैंने आज एक गजल सुनी, इमरान साहब की मैंने एक आज कविता सुनी। तो ऐसा नहीं उनसे कोई मुस्लिम कम्युनिटी या कोई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही उनसे मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब के जो लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, वो लोग भी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो अपने एक शेर पढ़ते हैं, मुझे वो शेर बहुत अच्छा लगता है, कभी आपकी मुलाकात हो तो उनको कहिएगा कि वो कहते हैं कि मुझको मिजान अदब ही पे ना तोला करिए, मैं जो बोलूँ तो मेरे साथ बोला करिए, मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, कोई तब्दीली में इकलौता नहीं कर सकता। इन अल्फाजों के अंदर, इन शब्दों के अंदर कितनी शानदार तरीके से उन्होंने एकजुटता की बात की है, गैदरिंग की बात की है, एकता की बात की और ताकत की बात की है। बेशक, नो डाउट, वो जहाँ भी जाते हैं लोग इसलिए भी सुनने के लिए आते हैं कि देश का एक सिंगल
बंदा है राहुल गांधी जी के बाद जो मोदी जी के लिए जम के बोलते हैं, जी जम के उनकी मुखालफत करते हैं, जम के उनका विरोध करते हैं और अपनी भाषा में अपनी शैली से वो बोलते हैं और लोगों को पसंद भी आती है, इसमें कोई जी दो राय नहीं है। जहां भी चुनाव में वो जाते हैं लोग, मुझे लगता नहीं कि उनके मजबे में 10-20 हजार लोग से कम होते होंगे। जी बारिश तूफान में भी अभी जब एक इलेक्शन था, मुझे याद नहीं है कहाँ था, कि बहुत बारिश में भी 10,000 लोगों की भीड़ थी और वो बारिश में अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तो ये बड़ी बात होती है, दीवानगी होती जी है। जी बिल्कुल दीवाने हैं उनके लोग और आप उनसे जुड़े हुए हैं, बड़ी खुशी है इस बात की। 2023 के अंदर एमएलए का चुनाव होता है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस से आप टिकट मांगते हैं, आपको टिकट नहीं मिलती है। झुंझुनू के अंदर यहाँ पे एक महासभा स्थित करवाते हैं, महासभा होती है मुस्लिम महासभा, उसमें दिग्गज लोग आते हैं और आपको उस महासभा के अंदर नसीहत दी जाती है कि खेल बिगाड़ना या बनाना सीखो, उसके बाद राजनीति अपने आप सही हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं नहीं, वो 23 का मुद्दा नहीं है। वो 23 में तो आम चुनाव हुआ था विधानसभा का। जी 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 2024 का बाई इलेक्शन हुआ था अच्छा अच्छा हाँ और उपचुनाव था, सही बात। मेरी मेरी शुरू से डिमांड रही है हम्म, कि झुंझुनू विधानसभा में किसी भी मुस्लिम को टिकट दिया जाए जी और मैं खुद भी दावेदारी करता हूँ, लगातार करता आ रहा हूँ। अब की बार मैंने मेरे सभी लीडरों के सामने बात रखी कि माने ओला साहब एमपी बन गए जी और झुंझुनू की सीट खाली हो गई और झुंझुनू के इस बाई इलेक्शन से न तो राज आना है न राज जाना है, बिल्कुल बिल्कुल क्यों हम कोई बहुमत के बहुत नजदीक नहीं है। हम तो जी करीब 65 से 70 के बीच में है टोटल विधायक हमारे, और राज 100 सीटों में आता है, 101 में राज आता है। तो मैंने बात अपनी रखी थी कि अगर ये मुझे टिकट दे दें तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा, क्योंकि 36 बिरादरी का मुझे प्यार मोहब्बत और उनका जन समर्थन मेरे साथ रहता है और मुझे भरोसा भी था इस बात को लेके कि मुझे टिकट दे देंगे। लेकिन कई बार मजबूरियां होती है पार्टी की भी और कुछ लीडरों की भी जिद हो जाती है कि नहीं मुझे ही लड़ना है या मेरे परिवार को लड़ना है। तो इस बात को लेके झुंझुनू में एक रोष था, झुंझुनू में एक बड़ा माइनॉरिटी में मुस्लिम समुदाय में बड़ा गुस्सा था और मैंने जब ये बात कही कि भी अगर मेरे नाम से कोई अदावत है तो फिर मुझे छोड़ के आप किसी भी मुस्लिम समाज में टिकट दे देवे, मैं उनकी मदद करूंगा। तो उससे लोगों में एक ये मैसेज चला गया कि एमडी भाई अपनी एक जिद नहीं करके अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। जी जी और मैंने ये मुझे लगा भी कि मेरे नाम से अगर किसी को तकलीफ है या कोई अदावत है तो ठीक है, मैं अपने आप को बैक हो जाता हूँ। किसी भी आप अपने समर्थक को टिकट दे दीजिए। तो वो झुंझुनू के लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम रखा, उसमें मुझे जाने का मौका मिला और मैंने मेरी दर्द की बात कही जी और ये मैं इसको ये कह सकता हूँ कि पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। करीब 45,000 वोटों से हम चुनाव हारे, हम्म जबकि झुंझुनू, चूरू, सीकर ये कांग्रेस की फर्टाइल लैंड है जी और यहाँ बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन एक लोगों में नाराजगी थी, लोगों में गुस्सा था और उसका गुस्से का गुबार इतना भारी था कि हम 2-5 हजार वोटों से हारते तो बात ये समझ में आती कि साहब हम कंपटीशन में आके चुनाव हार गए। 45,000 के मार्जिन से हारना और उस सीट पे हारना जहाँ कांग्रेस की जमीन है, वो कांग्रेस की वो एक परंपरागत सीट है, वहां से हारना बड़ा दुख था। मैं उस सीन को और उस समय को याद नहीं करना चाहता। हम सबको दुख है और हम आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे कि हमारी जो जमीन छीनी गई उस जमीन को हम वापस लाएं और पार्टी किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी वो तो पार्टी का और आला कमान का अधिकार है। और लोकतंत्र में एक आम आदमी को टिकट मांगने का अधिकार होता है। मैं मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि क्या 28 में आप फिर चुनाव लड़ेंगे यार, तो मैंने कहा मैं पार्टी के खिलाफ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर टिकट मांगना मेरा गुनाह है तो मैं फिर टिकट फिर मांगूंगा, ये गुनाह मैं फिर करूंगा। ये मुझे उम्मीद है कि हो सकता है परिसीमन हो जाए, हो सकता है कि क्या है भविष्य के गर्भ में है। अब तो पार्टी ने 2-2 जिम्मेदारियां दे रखी है और पूरे स्टेट में जाने का मौका मिलता है, अकलियत के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, पूरी कांग्रेस के पदाधिकारियों से, सभी एमएलए एमपी से मिलने का मौका मिलता है और राजस्थान की एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे पास है। तो मैं सोचता हूँ कि बड़ा कोई पद नहीं है विधायक का और
हजारों लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन टिकट तो उन्हीं को मिलती है जो जितनी सीट होती है, टिकट जी तो एक को ही मिलती है, तो ठीक है। अब मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं तो हर मन से कहता जी हूँ बिल्कुल बिल्कुल कि मेरा जो भाग्य है वो तो अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है मुझे पता नहीं है। जी मदरसा बोर्ड के राजस्थान सरकार में मंत्री है और अल्पसंख्यक विभाग के आप यहाँ पे चेयरमैन हैं। दोनों विभागों में क्या कार्य होते हैं? मदरसा बोर्ड में तो मदरसा के डेवलपमेंट के काम होते हैं। अब ये मदरसा के बारे में एक नेगेटिविटी फैला रखी है कि मदरसे का मतलब स्कूल है, जी 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 और हमारे यहाँ राजस्थान मदरसा बोर्ड से दो तरह के मदरसे हैं, एक 5वीं क्लास तक के और एक 8वीं क्लास तक के, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। जी मैंने मेरे कार्यकाल में कोशिश भी की थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कही थी ये बात कि साहब इनको 10वीं तक की मान्यता दे दी जाए, जी क्योंकि 8वीं के बाद बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं बहुत ज़्यादा। हम्म, तो माइनॉरिटी में वैसे भी एजुकेशन का अभाव है, और हम कोशिश करें कि इन बच्चों को जोड़े रखें। फिर ये एक बार बच्चा 10वीं क्लास क्रॉस कर जाता है, तो क्वालिफाई कर जाता है, तो फिर उसको आगे की क्लासेस में दिक्कत नहीं आती है और वो बच्चा कुछ ना कुछ बन के निकलेगा। जी तो मदरसा बोर्ड में बिल्डिंग बनाने का काम होता है। बच्चों को जो माध्यमिक जो हमारा राजस्थान जो सिलेबस जो हमारा हिंदी जी का जी है, वो हिंदी इंग्लिश का वो सिलेबस वही दिया जाता है, वही सब्जेक्ट होते हैं। डाइट जो हमारी होती है उन्हीं में हमारी कॉपियाँ वगैरह चेक होती है, डाइट इसका रिजल्ट आउट करता है, और शिविरा पंचाग के अनुकूल ही हमारी बच्चों की छुट्टियां होती है। तो कोई चेंजेज नहीं होते, लेकिन ये है कि दीनी तालीम भी बच्चों को साथ में दी जाती है। जी तो हिंदी इंग्लिश के अलावा दीनी तालीम भी दी जाती है, और मैंने कोशिश भी की कि बच्चों को अच्छे स्कूल बैग मिले, बच्चों को अच्छी ड्रेसेज मिले, बच्चों को टीएलएम किट मिले, बच्चों को हम लोगों ने कोशिश की कि 750 के करीब हमने स्मार्ट क्लास लगाई, जी तो मॉडर्न एजुकेशन मिले। तो नो डाउट कि बहुत बड़ा चेंजेज आया, सरकार नहीं आई, जी इसलिए जी कुछ काम बाकी रह गए, उनका दुख है हमें। बाकी मदरसा बोर्ड का काम तो बहुत मेरे कार्यकाल का तो मैं तो नहीं, लेकिन राजस्थान की जनता कहती अच्छा हुआ है। जहां तक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, कांग्रेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। जी इसमें भी जिला अध्यक्ष चुने जाने हैं, ब्लॉक अध्यक्ष चुने जाने हैं, प्रदेश कमेटी का गठन होना है। माइनॉरिटी के जो मुद्दे होते हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको उठाने के मुद्दे होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे और नौजवान पढ़े लिखे लोग जो राजनीति की समझ रखते हों, जो अपने जिले का संचालन ढंग से कर पाए, जी ऐसे लोगों का हम लोग चुनाव कर रहे हैं। करीब 29 जिलों की हम लोगों ने स्क्रूटनी कर ली। 21 जिलों की स्क्रूटनी आने वाले 24 या 25 अक्टूबर को हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद लगभग मुझे उम्मीद है कि नवंबर में जाते जाते हम इसकी घोषणा कर देंगे। लाइफ में कोई ऐसा अचीवमेंट जो आपको प्राप्त करना रह गया हो या आप उसको चाहते हैं? राजनीति में जो भी आता है उसकी इच्छा रहती है कि मैं एमपी एमएलए बनूं, जी तो ये तो मन में एक है कि अल्लाह ने मौका दिया, और जनता का आशीर्वाद, जनता का प्रेम और उनका स्नेह मेरे साथ रहा, और पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो एक बार सदन में जाने का मन है। अभी अंतर विधानसभा में चुनाव चल रहे हैं, कुछ ही दिनों के बाद में परिणाम भी आने वाला है। क्या रुझान है वहाँ के आपके? कांग्रेस चुनाव जीतेगी, कोई उम्मीदवार ही नहीं है सामने, पक्का जीतेगी? 100% चुनाव जीतेगी। प्रमोद जैन भैया एक बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जैन समाज से आते हैं, और उनकी एक शालीनता है कि वो आपने लोग उनकी बारे में क्या बोलते हैं मैं उन चीज़ों में नहीं जाता, लेकिन मैं उनकी अच्छाइयाँ गिने आप कितनी है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़ी शादियां करवाई। 2100 जोड़ों की शादियां थी, करीब 5 लाख लोगों का खाना बना, जिसमें कभी किसी धर्म की जाति की नहीं बात की गई। दलित समाज की बेटियां भी थी, मुस्लिम समाज की बेटियां भी थी, ब्राह्मण समाज की बेटियां भी थी, ओबीसी समाज की बेटियां थी, और जो भी जनरल कैटेगरी में जो आती है उन सभी समाज की बेटियों का सामूहिक विवाह का बड़ा कार्यक्रम हुआ। एक आम आदमी से वो जुड़े रहते हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, पुराना उनका अंता से जुड़ाव रहा है। उनकी धर्मपत्नी ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा है। तो बड़ा परिवार है, शालीन परिवार है। अब लोग हमें गालियां दे तो वो संस्कार तो कांग्रेस ने हमें नहीं सिखाए हैं। अब जो जो करते हैं वो करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उपचुनाव कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। आप वकील बने हैं, मेरी तरफ से आपको खूब मुबारकबाद। इस उम्र के अंदर वकील बनना, आप कहाँ से ये सोच पैदा हुई, कहाँ से ये शौक पैदा हुआ आपका? वो बात वहीं फिर वापस आएगी कि
2014 से लेके 19 तक मोदी का बड़ा तिलिस्म था, अब तो बड़ा इनका बुरा हाल है। जी, हिंदुस्तान की आम जनता समझ भी गई कि ये ठग लोग हैं, देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। जी, लेकिन उस वक्त मैं 2018 में विधानसभा की टिकट मांग रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि एमडी भाई, मोदी ऐसा कुछ वो एक कानून लाने जा रहा है, क्योंकि उस वक्त तो मोदी की मारी हुई लाल हो रही थी हाँ, कि साहब ये कर रहा है, साहब वो कर रहा है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया सारी इन्होंने अपने कब्जे में कर रखी थी। इनके खिलाफ कोई बोलने की किसी की हिम्मत तक नहीं थी, और बड़ा एक माहौल इन्होंने क्रिएट किया, साहब काला धन लाएंगे, 15 लाख खाते में डाल देंगे, गरीब महंगी शादियां नहीं होगी, बगैर क्वालिफाइड बंदा विधानसभा में, लोकसभा में नहीं जाएगा। तो मुझे ये क्लिक हुआ कि यार, ग्रेजुएशन तो किया हुआ है लेकिन मेरी तो पीजी नहीं की हुई है, तो मुझे लगा कि मुझे एलएलबी करनी चाहिए। तो मैंने 2018 के बाद ये निर्णय किया कि मुझे एलएलबी करनी चाहिए, तो मैंने एलएलबी की, और अभी हाल ही के दिनों में मैंने सदस्यता ली है राजस्थान हाईकोर्ट की, और 2 दिन पहले ही मैं अपना एक कार्यभार के रूप में, जैसे बोला जाए, और एक एडवोकेट होना, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट है उसमें मजलूमों की, गरीबों की, पिछड़ों की जी, आवाज को उठाना भी। और एक पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वर्तमान की जो भाजपा सरकार है जी, जी, राजस्थान में, वो एक धर्मांतरण बिल लेके आई थी। उस बिल को आम नागरिक ने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिसने भी पढ़ा है तो वो बड़ा खेदजनक है कि बाबा साहब ने हमें सभी लोगों को अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि उस बिल के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं। तो इसलिए मेरा एक मन में भाव था कि कई बार मुझे झुंझुनू की जेल में जाने का मौका मिला, लोगों से मिलने का, क्योंकि मेरे यहाँ सभी से मेरा जुड़ाव रहता है। तो कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिनकी जमानत कराने के लिए उनके परिवारजन इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं जी, है। तो क्यों ना एक ऐसा विजन शुरू किया जाए, एक टीम बनाई जाए, जो लोग, कई बार मैं अपराधियों के कोई साथ नहीं हूँ, लेकिन जो लोग बगैर किसी एक रणनीति के शिकार हो गए हो, राजनीति के शिकार हो गए हो, या कोई पुलिस की भावना से, या कोई राजनीतिक भावना से, या कोई किसी की द्वेषता से कोई जेल में पड़ा है और नाहक फंसा हुआ है, तो उसको बाहर कैसे निकाला जाए, कैसे उसको न्याय मिले, इसके लिए मैंने अपनी नई कोशिश की है। बाकी लोगों का जुड़ाव रहेगा, हम लोग, मेरे से जो अच्छा उसके मैं करने की कोशिश करूंगा। अब तो आपको एमडी साहब नहीं बल्कि एडवोकेट एमडी साहब कहना पड़ेगा, क्योंकि आप आपका वकील बन गए हैं। आपका नहीं, वकील तो मेरे परिवार में जी, मैं पहला नहीं हूँ। 1962 से मेरे परिवार में एडवोकेट है। मेरे बड़े ताऊजी एडवोकेट रहे हैं, जी, गंगानगर प्रैक्टिस की है, और मैं मेरे परिवार में 10वां एडवोकेट हूँ। इससे पहले मेरे 9 सीनियर और हैं। हमारे पुत्र वधू भी, एक मेरे छोटे भाई की मिसेज भी एडवोकेट है, जी, जी। मेरा भाई भी एडवोकेट है, मेरे 3 भतीजे हैं परिवार में, 2 भांजे हैं। ऐसे करके हम लोग, मैं 10वां एडवोकेट हूँ। झुंझुनू विधानसभा के लिए बड़े समर्पित हैं आप। अभी आपने हॉस्पिटल की नींव भी रखी है। यहाँ पे आपका व्यापार भी है और यहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन होते हैं बच्चे, उनको आप रोजगार भी देते हैं। माध्यम बड़ा शानदार है आपका। क्या कहना चाहेंगे? मेरे पिताजी की याद में हमने एक, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पे हमने घोषणा की थी कि एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें कॉलेजेस भी हों, सभी फैकल्टी हो, उसकी उसी को अंजाम हमने दिया है। और एक 150 बेड का हॉस्पिटल अभी रिको में शुरू किया जा चुका, जो आयुष हॉस्पिटल, जिसमें आयुर्वेद थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है। जी, और उसके अधीन 4 कॉलेजें भी हमने शुरू कर दी है। अभी एक 300 बेड का हॉस्पिटल अभी रनिंग है, जी। अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम कोशिश करेंगे कि उसको 2028 में उसको लॉन्च करें, और साथ में एक बड़ी कॉलेज जो और लेके आए। तो एक कहावत है ना, एक स्लोगन भी है कि कार्य प्रगति पर है, जी, सुनहरे भविष्य के लिए, बिल्कुल, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस फॉर बेटर टुमारो। बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी दुआएँ हैं कि आप निरंतर यूँ ही लोगों की सेवा के अंदर लगे रहें और नीति और राजनीति के माध्यम से मैंने उनकी सेवा मैंने करते रहें। मैंने कल भी ये कुरैश बिरादरी का एक कार्यक्रम था, उसमें जी, मैंने जी, बात प्रतिभा कही है। सम्मान समारोह था। हाँ, मैंने उसमें बात कही कि झुंझुनू की हमारी कुरैश बिरादरी द्वारा एक बड़ी स्कूल का संचालन करते हैं, अलमदनी स्कूल का। जी, और उसके बाद बच्चे 12वीं क्लास के बाद अलग अलग कॉलेजों में जाते हैं। हमारी बेटियां करीब
2000 बेटियां हमारी मुस्लिम समाज की 36 बिरादरी की बेटियां पढ़ती है। तो हम लोगों की कोशिश है कि एक झुंझुनू में बेटा बेटियों के लिए अलग अलग पीजी कॉलेज बनना चाहिए। जमीन भी है, संसाधन भी है, साधन भी है, पैसा भी है, लोग भी हैं, दानवीर भी हैं, दानदाता भी हैं, बड़े दिल वाले लोग भी हैं। जी। सिर्फ एक अच्छे प्रबंधन की जरूरत है। तो हम लोगों ने कल ये शुरुआत की है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक झुंझुनू में एक बड़ी टीम का गठन करें और उसकी संगे बुनियाद रखें, ताकि झुंझुनू में आने वाली नस्लें जो है वो इस कौम को, इस समाज को याद रखें और एक बच्चों को बेहतर तालीम मिले, ये कोशिश रहेगी। बड़ी शानदार सोच है आपकी तालीम के एतबार से, और मैं भी आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी सोच यूं ही निरंतर प्रगति पे रहे और आप यूं ही लोगों की सेवा के अंदर समर्पित होकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहें, नीतियों के साथ में सेवा करते रहें। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट एमडी चौबदार साहब, जिन्होंने मेरे सवालों के जवाब बेबाक तरीके से दिए और शानदार तरीके से अपनी बातें मेरे चैनल पर रखी। मिलते हैं एक नए विचार के साथ, नए व्यक्ति के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।